गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवपुटी प्रयागराज। बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं प्रतीक्षारत था। आज पुनः क्लास 9th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको एनिमल सेल, जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर बताया था और उसके पहले आपने प्लांट स्ट्रक्चर पढ़ा था, पादप कोशिका की संरचना आपने पढ़ी थी। तो एनिमल कोशिका की संरचना बताने का मेन फैक्ट यही है कि आने वाले लेक्चर में आपको कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांगों का अध्ययन करना है जिनकी उपस्थिति केवल और केवल एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने वहां पर आपको विशेष रूप से एनिमल सेल के बारे में बताया था। आज उसी के संदर्भ में नेक्स्ट जो आपका कोशिकांग आता है वह है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने से पहले आपने अभी तक जो पढ़ा है कोशिकांगों में, सबसे पहले आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, दूसरा राइबोसोम पढ़ा था, तीसरा आपने प्लास्टिड्स या लवक के बारे में अध्ययन किया था और उसके बाद आपने एनिमल सेल के बारे में बताया गया था। तो कुछ ऐसे सेल आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे कोशिकांग आपको मिलेंगे जो एनिमल सेल में होंगे, प्लांट सेल में नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे। तो आज हम जिस सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग की चर्चा करेंगे इसकी उपस्थिति यूकैरियोटिक सेल में होती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, विशेष रूप से जो ER है, इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, या इसको शॉर्ट में कहा जाता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी उपस्थिति विशेष रूप से आपकी यूकैरियोटिक सेल में होती है और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपने विस्तृत अध्ययन किया था। तो किसी भी कोशिकांग का अध्ययन जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डिस्कवर किसने किया। तो विशेष रूप से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका है, इस जालिका की खोज एक वैज्ञानिक थे KR पोर्टर। एक वैज्ञानिक थे KR पोर्टर। वैज्ञानिक KR पोर्टर ने सन 1945 ईस्वी में, वैज्ञानिक KR पोर्टर ने सन 1945 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने ER की क्या की खोज की। KR पोर्टर और उनके कुछ सहयोगियों ने अंतःप्रद्रव्यीय जालिका की क्या की खोज की। कब? सन 1945 ईस्वी में। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसकी उपस्थिति जो होती है वह विशेष रूप से यूकैरियोटिक सेल में होती है।
इसकी जो उपस्थिति है वह यूकैरियोटिक सेल में होती है। ठीक है, किस सेल में? यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में यह अनुपस्थित होती है। याद होगा बेटा, मैंने प्लांट का स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें आपको विशेष रूप से ER या अंतःप्रद्रव्यीय जालिका को मैंने दिखाया था। तो ये अंतःप्रद्रव्यीय जो जालिका है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, यह साइटोप्लाज्म में, कहां पर? साइटोप्लाज्म, या जिसको आप कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म चपटी, सूक्ष्म और कैसी? चपटी नलिकाओं के रूप में, सूक्ष्म और चपटी नलिकाओं के रूप में, या नलिकाओं के जाल के रूप में, नलिकाओं के जाल के रूप में उपस्थित होती है। नलिकाओं के जाल के रूप में क्या होती है? उपस्थित होती है। कहां पर? सेल में। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में जो कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में, याद आपको दिला दें, कुछ इस तरीके से आपने प्लांट का स्ट्रक्चर बनाया था पादप कोशिका का, और यहाँ पर जो तरल पदार्थ था उसको आपने क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म नाम दिया था। तो इसी साइटोप्लाज्म में विशेष रूप से, इसी साइटोप्लाज्म में विशेष रूप से आपकी ये ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? जाल के रूप में, जाल के रूप में, या जाल की नलिका के समान, जाल के रूप में, सूक्ष्म चपटी नलिकाओं की जाल के रूप में क्या होती है? उपस्थित होती है। अब साइटोप्लाज्म में ये कहां कहां पर जुड़ी होती है? तो जो ER है, ER, ये साइटोप्लाज्म में, एक तो ये प्लाज्मा झिल्ली, जिसे आपने सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा था, एक तो ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और दूसरी जो बात यहां पर है, ये न्यूक्लियस से, किससे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो कला थी, जैसे आपने ये बनाया था ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसकी जो कला थी, सेंटर में आपने सेल में बनाया था, तो यहां से जो ऐसी रचना आपने निकाला था, इस टाइप से रचना, वो आपकी क्या थी? क्या थी? ER की थी। तो जो न्यूक्लियस है, विशेष रूप से केंद्रक है, उसकी जो कला है, ठीक है, उस कला से, और सेल मेम्ब्रेन, या इसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला, दोनों से क्या होती है? जुड़ी होती है। दोनों से क्या होती है बेटा? ये विशेष रूप से जुड़ी होती है। क्या होती है बेटा? विशेष रूप से ये जुड़ी होती है। किससे किससे? एक तो प्लाज्मा झिल्ली, और दूसरी जो केंद्रक है, केंद्रक की जो कला है, यानी केंद्रक कला और प्लाज्मा झिल्ली, इन दोनों से क्या होती है? जुड़ी होती है। तो ER सेल के अंदर विशेष रूप से 3 नलिकाओं की समान रचना के रूप में दिखाई देती है। जैसे यहां चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहला यहां पर है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये लंबी होती है। कैसी होती है? विशेष रूप से लंबी और चपटी नलिकाओं के रूप में होती है। जो सिस्टर्नी है वह लंबी और चपटी, ये कैसी होती है? एक तो लंबी, ठीक है, प्लस कैसी? चपटी नलिकाओं के रूप में होती है। तो लंबी और चपटी नलिकाओं के रूप की जो रचना है इसकी, ये विशेष रूप से सिस्टर्नी कहलाती है, क्योंकि ये जो है विशेष रूप से सेल में नलिकाओं के समान दिखती है, ठीक है।
तो सबसे पहली जो रचना दिखती है इसमें लंबी सिस्टर्नी की है, वह लंबी और चपटी नलिकाओं के रूप में होती है। दूसरी यहाँ पर है वेसिकल्स। वेसिकल्स विशेष रूप से अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार रचना के रूप में होती है। दूसरी जो रचना है वो वेसिकल्स होती है, और ये कैसी होती है? विशेष रूप से अंडाकार होती है, या ये थैलियों के समान दिखाई देती है। तीसरी जो रचना है ये छोटी, कैसी होती है? विशेष रूप से ये छोटी होती है, शाखित होती है। शाखित यानी इसमें कई शाखाएं फूटी होती हैं, ठीक है। और ये विशेष रूप से अनियमित आकार की होती है। तो छोटी, शाखित और अनियमित आकार की जो रचना होती है उसे विशेष रूप से नलिकाएं कहते हैं। और जो अंडाकार, कैसी? अंडाकार या थैली के समान जो रचना होती है, जिसमें जो नलिका के समान रचना दिखाई दे रही है, अंडाकार और थैली के समान, उसे वेसिकल्स कहते हैं। लंबी और चपटी नलिकाओं के रूप में जो रचना होती है उसे सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये नलिकाएं तीन रूपों में दिखाई देती हैं, क्योंकि ये नलिकाओं के समान बनी होती हैं, नलिकाओं के समान होती हैं। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और नलिकाएं। नेक्स्ट इसके आगे की जो बात आती है, टाइप्स ऑफ ER, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका के प्रकार। तो टाइप्स आर ER में बेटा जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका है यह आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो SER होती है और दूसरी RER होती है। SER और दूसरी RER होती है। इसको कहा जाता है स्मूथ, इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। और रफ एंडोप्लाज्मिक इसको कहा जाता है खुरदरी, इसको कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। ध्यान दीजिए, SER यानी जो ER है ये दो प्रकार की है। एक तो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER यानी स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस जालिका की बाह्य दीवारों पर जो राइबोसोम है, राइबोसोम्स, ये अब्सेंट होते हैं, इसलिए ये जालिका क्या होती है? चिकनी होती है, ठीक है। या SER इसके बाह्य दीवारों पर, इसकी बाह्य भित्तियों पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए यह जालिका क्या होती है? चिकनी होती है। क्या होती है? चिकनी होती है। और विशेष रूप से जो SER है ये सेल के अंदर वसा प्लस ग्लाइकोजन, इन दोनों का ये क्या करती है? संश्लेषण करती है, SER। दूसरा यहाँ पर है बेटा RER, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। इस जालिका की, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे इस जालिका की दीवारों पर क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं या राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये जालिका कैसी होती है? खुरदरी होती है। तो स्वाभाविक है बेटा, राइबोसोम के बारे में आपने पढ़ा था। राइबोसोम को सेल की क्या कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है बेटा कि जो SER है यह भी सेल में किसका कार्य करेगी? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी। क्यों SRER क्यों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी? क्योंकि इसकी बाह्य दीवारों पर, बाह्य भित्तियों पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए यह क्या करेगी?
प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। जबकि SER ये वसा और ग्लाइकोजन इन दोनों का संश्लेषण करती है, और RER जो है प्रोटीन का क्या करती है, सेल के अंदर संश्लेषण का भी क्या करती है, कार्य करती है। इसके बाद जो यहाँ पर बात आती है वह है आपकी बेटा विशेष रूप से फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट जो बात है आपकी वह है फंक्शन ऑफ ER। नेक्स्ट जो बात है वह है फंक्शन ऑफ ER। नेक्स्ट आपकी जो बात है वह है फंक्शन ऑफ ER। फंक्शन ऑफ ER, अंतःपद्रव्यीय जालिका के कार्य क्या है। तो सबसे पहली जो बात इसके फंक्शन में आती है, सेल के अंदर, क्योंकि ये सेल के अंदर होती है, एक प्रकार की कोशिकांग है, और मैंने आपको बताया था बेटा कि सभी कोशिकांगों का, क्योंकि कोशिका का अंग है, तो जैसे आपके हाथ पैर हैं, नाक कान है, कुछ ना कुछ कार्य होता है, उसी प्रकार से सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग हैं, उनकी भी अपने अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो फंक्शन ऑफ ER में जो ER का कार्य है, सबसे पहला जो फंक्शन इसका है, ER विशेष रूप से कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, क्योंकि ये केंद्रक से जुड़ी होती है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों के मध्य ये क्या करती है, दोनों के मध्य घुलित पदार्थों का परिवहन करती है। घुलित पदार्थों का या घुलित भोज्य पदार्थों का, घुलित पदार्थों का क्या करती है, ये परिवहन करती है, ठीक है। जो ER है ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों के मध्य घुलित पदार्थों का या घुलित भोज्य पदार्थों का ये क्या करती है, आदान प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि ER की जो रचना होती कैसी होती है, नलिका के समान होती है। कैसे? नलिका के समान। और इसी नलिका के माध्यम से कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य घुलित भोज्य पदार्थों का या घुलित जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। दूसरी जो बात यहाँ पर आती है फंक्शन ऑफ ER में, ER सेल डिवीजन के समय जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय यह नई केंद्रक कला का निर्माण करती है, नई केंद्रक कला का निर्माण करती है। जैसे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि केंद्रक कला से यहाँ से जुड़ी होती है, केंद्रक की जो आवरण है, ठीक है। और जब सेल डिवीजन होता है तो उस कंडीशन में नई केंद्रक कला का क्या करती है, निर्माण करती है। तीसरा जो फंक्शन यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपने सीख ही लिया है, जो SER होता है यह वसा और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है, और RER जो होता है यह विशेष रूप से किसका, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। सेल के अंदर राइबोसोम, चूंकि इसमें राइबोसोम इसकी बाह्य दीवारों पर है, तो यह क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। और SER जो होता है वसा प्लस ग्लाइकोजन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। फिर से देखिए फंक्शन ऑफ ER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य में पहली जो बात यहाँ पर है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य घुलित पदार्थों का परिवहन करता है अंतःपद्रव्यीय जालिका। और दूसरा, कोशिका विभाजन के समय ये नई केंद्रक कला का निर्माण करता है। और दो फंक्शन यहाँ से आपको मिल जाते हैं। पहला यहाँ पर है SER में वसा और ग्लाइकोजन का संश्लेषण का कार्य करता है,
ठीक है, और दूसरा यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण। तो कुल मिलाकर के ये इसके 4 फंक्शन हैं। ठीक है, आशा है कि इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो कोशिकांग हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।